2014 जब मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया, जिसका मेन मकसद था सिर्फ इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। हमें पता है कि भारत एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट हुआ है और फ्यूचर में सर्विस सेक्टर में इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी एआई की वजह से। और अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि सर्विस सेक्टर में सिर्फ दो ही टाइप्स के लोगों को जॉब्स मिलती है, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें तीनों टाइप्स के लोगों को जॉब्स मिलती हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो भारत में 60% लोग हैं। इसलिए सितंबर 2014 में मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया और इसको शुरू हुए आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो मेक इन इंडिया हमें ऊपर से तो सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज पहले के मुताबिक कई ज्यादा बिजनेसेस और स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग पर भी कई ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होने से कई गुना ज्यादा एक फेलियर साबित हो रहा है। भारत को मेड इन जर्मनी और मेड इन चाइना जैसा एक ग्लोबल ब्रांड बनाना था। तो चलिए इसकी असलियत को समझते हैं। मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया को लॉन्च किया जाता है, जिसके 4 मेन गोल थे, जिसमें पहला गोल था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारी जीडीपी में 25% तक पहुंचाना। नंबर 2 था 2022 तक 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। नंबर 3 था भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। और आखिर था भारत के ट्रेड डिफिसिट को कम करना, यानी भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के गैप को कम करना। लेकिन डाटा और हकीकत कुछ और ही कहानी बताती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इस ग्राफ को देखिए, जहां 2013 और 2014 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 70.3% था, जो मेक इन इंडिया के बाद 2021 और 22 में बढ़कर 80.5% हो गया। लेकिन 2023 और 24 में वापस 70.3% के आसपास आ गया, यानी 25% का टारगेट तो दूर है। आज हम वही खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगला था 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना, लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स की कमी हुई है और आज अनएम्प्लॉयमेंट भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। और आखिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के गैप को कम करना। 2015 और 2016 में भारत ग्लोबल एक्सपोर्ट का 1% कंट्रीब्यूट करता था, जो 2023 और 2024 में थोड़ा सा बढ़कर 1.8 हो चुका है, जो सिग्निफिकेंटली एक लोअर ग्रोथ है। और दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, खासकर चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स और रॉ मटेरियल्स पर। मेक इन इंडिया का गोल था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग किंग बनाना, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग किंग की जगह असेंबलिंग किंग बनता जा रहा है। आज इंडिया चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करता है और भारत में असेंबल करता है। तो सवाल ये है कि विजन इतना बड़ा था, बातें इतनी बड़ी थी, तो फिर क्यों भारत मेक इन इंडिया के मकसद को पूरा नहीं कर पाया? तो इसके पीछे रीजन था पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। भारत में बिजनेस करना बहुत ही टफ है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में फैक्ट्री के लिए लैंड एक्वायर करना एक सबसे बड़ा हेडेक है। सालों साल अप्रूवल लेने पड़ते हैं और अक्सर लीगल डिस्प्यूट हो जाते हैं। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी कई सारे लाइसेंस और अप्रूवल चाहिए होते हैं। हर चीज के लिए दर्जनों डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है और ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि कई बार महीनों और सालों लग जाते हैं। और दूसरी कंट्रीज में यही काम जैसे सिंगापुर और वियतनाम में कुछ ही दिनों में हो जाता है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी फास्ट एंड डिजिटल है। सीधी बात, इंडिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। लैंड एक्वाजिशन से लेकर कंपनी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी अप्रूवल तक हर जगह रेड टेप से गुजरना पड़ता है। रेड टेपिज्म का मतलब एक्स्ट्रा पेपर वर्क, डिले और करप्शन। इंडिया में कई बार काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है या फिर कोई जुगाड़ लगानी पड़ती है। करप्शन इंडिया के लिए एक दीमक बन चुका है, जो अंदर ही अंदर भारत को खाए जा रहा है। मान लो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो अधिकारी आपकी फाइल घुमाते रहेंगे जब तक आप उन्हें अंडर द टेबल कुछ देना दो, और इससे नए एंटरप्रेन्योर डीमोटिव हो जाते हैं और अपने बिजनेस आइडिया को ही बंद कर देते हैं। और इसके अलावा बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं और बैंक लोन्स आसानी से नहीं मिलते, खासकर तब जब आपके पास पास्ट बिजनेस रिकॉर्ड या फिर कोलेटरल यानी जमीन जायदाद ना हो। और इंटरेस्ट भी हाई होते हैं। इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस के लिए 10 to 12% इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, लेकिन वही चाइना में 4 to 5% पर मिलता है, जिससे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और प्रोडक्ट्स भी महंगे
लगे होते हैं और सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास बिजनेस चलाने की रियल ट्रेनिंग ही नहीं है। भारत के स्कूल और कॉलेजों में थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की कमी है। बिजनेस कैसे चलाते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, कस्टमर को हैंडल कैसे किया जाता है, ये सब सिखाने का प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। एक और बड़ी वजह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमी। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.6% ही R&D पर खर्च करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका 3.5, जर्मनी 3% और चाइना 2.5 और साउथ कोरिया 5% खर्च करता है। लेकिन इन कंट्रीज में गवर्नमेंट से ज्यादा यहाँ का प्राइवेट सेक्टर और यूनिवर्सिटी R&D पर ज्यादा खर्च करती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में गवर्नमेंट ही R&D पर इतना कम खर्च करती है और उससे कई गुना कम खर्च करता है यहाँ का प्राइवेट सेक्टर। इसलिए इंडिया में इनोवेशन होता ही नहीं है, क्रिएटिव बिजनेसेस निकलते ही नहीं है। जब OpenAI यानी ChatGPT के फाउंडर सैम अल्टमैन से पूछा गया कि इंडिया ChatGPT की तरह AI बना सकता है, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया कोशिश कर सकता है लेकिन बना नहीं सकता और सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियंस में दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। परप्लेक्सिटी AI जो ग्लोबली एक ट्रेंडिंग चैटबॉट है जो रिसर्च में बड़ा काम आता है, उसे भी एक इंडियंस ने बनाया, लेकिन यहाँ पर नहीं US जाकर। इंडियंस में दिमाग तो है लेकिन इंडिया इसे यूज करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता जो R&D और रिसर्च से आता है, और इसलिए US में बनता है ChatGPT, चाइना बनाता है DeepSeek और इंडिया ऐसा AI टूल बनाता है जिसे खुद के लोग ही यूज नहीं करते। आज की डेट में हमारी कंट्री ChatGPT की बिगेस्ट कंज्यूमर है, लेकिन अगर बनाने की बात करें तो अंडर 50 में भी नहीं आते। और भारत में बिजनेसेस स्टार्टअप हो ही क्यों? भारत की आधी से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगी है, और जो कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं वो ऐसा स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें कम टाइम लगे, कम इनोवेशन हो, कम क्रिएटिविटी हो, और बाकी के बचे टैलेंटेड बच्चे भारत छोड़कर US या अदर कंट्री में जाते हैं और वहां जाकर इनोवेशन या क्रिएटिव बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।